हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो सभी को पता होगा कि आपका 15 नवंबर के बाद से शुरू हो जाना है, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ पूरी करवा रहे हैं, जिसके 7 वीडियो यानी कि 7 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी हमने डन कर दिए हैं, जो कि आपको सारे हैं दिल्ली पुलिस 2023 प्रैक्टिस सेट नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड टुडे क्या है कि आपका ये 8वां यानी कि 8th वीडियो होने वाला है। तो जाकर के क्या करना है कि आपने अगर पीछे वाले नहीं देखे हुए हैं लास्ट जो मैंने अपलोड किए हैं, वो जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 8th वीडियो टुडे आपका यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम आप वीडियो को लाइक करिए, जो कि आपसे बोलते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं शेयर कर सकते हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनको शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, क्योंकि ये तो आपको करवा ही रहे हैं, हर एग्ज़ाम का आपको यहाँ पर हर शिफ्ट का जो है हम आपको यहाँ पर एनालिसिस भी करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति किससे संबंधित है। देखिए, रंगराजन समिति की बात करें, समितियां कई बार पूछी जाती हैं कि कौन सी जो समिति है किससे संबंधित है। तो जो रंगराजन समिति है, इसका संबंध जो है यानी संबंधित है गरीबी की आकलन से, यानी कि कहाँ पर कितनी गरीबी होती है, इस तरह से आपके यहाँ पर संबंधित है। इसके साथ साथ बात करें तो इसका जो गठन है, इसका 2012 में गठन किया गया था गरीबी के आकलन के लिए, जिसमें क्या था कि रंगराजन समिति ने व्यय आधारित गरीबी दर से परे जाकर वंचन के व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण की संभावना जांच करने का अवसर गंवा दिया था। एक और समिति होती है जो गरीबी से ही संबंधित होती है, उसको बोलते हैं तेंदुलकर। वो होती है तेंदुलकर समिति, यानी कि ये तेंदुलकर समिति है। तेंदुलकर समिति भी क्या करती है कि गरीबी का आकलन करती है। तो इसमें क्या है कि ये भी उससे संबंधित है। और आपका यहाँ पर एक और होता है यंग हिल्टन आयोग। आपको यंग हिल्टन आयोग भी याद रखना। देखिए, समितियाँ सारी अब पढ़ डालनी है। यंग हिल्टन क्या था कि इसकी सिफारिश पर क्या थी कि यहाँ पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक शिवरमन समिति, अगर आपको याद हो तो शिवरमन समिति की अगर बात करें, तो शिवरमन जो समिति थी उसकी जो यहाँ पर आपका इसके जो आधार पर जिसकी स्थापना करी गई थी, वो थी नाबार्ड। यानी शिवरमन समिति के आधार पर क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना की थी। और बाकी बिल्कुल एक फेमस बिल्कुल साधारण सी बात बताएं, सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह जो है उसकी सिफारिश पर क्या किया गया था, तो ये आपको बता देना है। सरदार स्वर्ण सिंह बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए उसको। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से किस मध्य से होकर के गुजरता है। तो देखिए, भारत का मानक समय है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के किस मध्य से होकर गुजरता है। तो भारत की बात करें तो भारत के जो 5 राज्य हैं जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 ईस्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और ओडिशा के बाद में आपका आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 आपके हैं राज्य से गुजरता है। तो यहाँ पर मानक समय आपका पूछा गया कि जो मानक समय है भारत का 82.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा किस मध्य से होकर के गुजरता है। तो ये जो है आपका आपका 5 राज्यों से गुजरता है। ये पांचों राज्य आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन कभी इस तरह से दे सकता है कि इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता। इन 5 में से आप समझिए 3 राज्य कोई दे दिए जाएंगे, एक कोई अलग आपका दे दिया। तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरवा बैल स्तंभ कहाँ रखा गया। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। रामपुरवा अगर बैल स्तंभ की बात करी जाए कि ये कहाँ पर रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति भवन हो जाएगा। यानी कि इसे क्या है कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अशोक स्तंभ की शानदार 3री शताब्दी ईसा पूर्व बलुआ पत्थर की राजधानी है, जिसे कि रामपुरवा बैल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम जो है बिहार में इसके खोज के स्थान पर रामपुरवा से मिलता है। रामपुरवा बैल जो है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रवेश द्वार पर केंद्रीय स्तंभ बीच एक चबूतरे पर आपको खड़ा हुआ है। तो राष्ट्रपति जो भवन था इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका भवन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। मतलब कितने गर्भपात, यानी कि जब मान लीजिए किसी को अनवांटेड आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती तो वहाँ पर अबॉर्ट करने का ऑप्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एबॉर्शन। तो उसकी यहाँ पर है बात की
कितने हफ्तों तक इसकी यानी अवधि को बढ़ा दिया गया है, गर्भपात की जो सीमा होती है। तो 24 हफ्ते, यानी कि 24 हफ्ते आप समझ सकते हैं, 4 हफ्ते होते हैं तो 6 महीने आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। 6 महीने हुए कितने, एक महीने मंथ में आपके 4 महीने होते हैं, 24 कर दिए गए हैं, तो 6 महीने अप्रॉक्स यहाँ पर बढ़ा करके कर दी गई। पहले क्या था कि कुछ मामलों में क्या था कि 20 वीक यानी कि 20 हफ्तों तक यानी कि अबॉर्शन कराने की अनुमति होती थी। लेकिन 2021 में क्या है कि कानून में संशोधन के बाद ये जो समय सीमा है इसको बढ़ा करके 24 हफ्ते यानी कि 24 वीक्स का कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ खास केस में क्या होता है कि 24 यहाँ पर वीक्स के अंदर भी अबॉर्शन करने की जो अनुमति होती है वो ली जा सकती है। नेक्स्ट है गलनांक से ज़्यादा ताप पर गर्म करके निष्कर्षण करने की विधि क्या कहलाती है। देखिए गलनांक से ज़्यादा जब आपका किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से जब ज़्यादा उसको गर्म करते हैं, वो कहलाता है प्रगलन। यानी कि जैसे क्या होता है कि कई जो आपकी आयरन फैक्ट्री वगैरह होती हैं वहाँ पर उनको प्रगलन किया जाता है, यानी कि बहुत हाई प्रेशर में क्या होता है कि उनको बढ़ा करके गर्म किया जाता है, तो उसके बारे में बात करी गई प्रगलन की। तो प्रगलन क्या होता है आपकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर किसी अयस्क से धातु या तत्व को सरल यौगिक के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी कि पिघला दिया जाता है, उसको प्रगलन कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि अयस्क से जब आपका देखिए अयस्क क्या होते हैं, आपके अयस्क एक तरह से समझ सकते हैं धातुओं का एक तरह से खनिज होता है जो खोद के निकाला जाता है, खनिज से अयस्क बनते हैं। उसके बाद उसका प्रगलन वगैरह करके कई उसको चरणों से गुजरना होता है, फिर वहाँ पर धातु की प्राप्ति की जाती है। तो देखिए जब मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा या किसी को गर्म करेंगे यानी कि गलनांक से ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो आपका जो होता है प्रगलन हो जाता है। नेक्स्ट आगे है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। देखिए अगर अंगीकृत करने की बात करें कि संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया था, वो 1949 को किया गया था, यानी 1949 को इसको यहाँ पर अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को भारतीय संविधान को संगठक सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। और भारत का जो संविधान है ये लागू कब हुआ, अगर इसकी बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी जो 1950 को इसको लागू किया गया था। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ के दिन के रूप में इसको चुना गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इस दिन बात करें तो 1930 में क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने लाहौर सत्र में प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया हुआ था। देखिए पूर्ण स्वराज से आपको क्वेश्चन 1 2 3 आपको देख लेना। देखिए पहले बोलते हैं कि किस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये जो अधिवेशन था आपका 1929 का था। ये हुआ कहाँ था ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये जो हुआ था ये हुआ था लाहौर में, यानी कि लाहौर में ये हुआ था। और 1929 में इसका अधिवेशन था और 26 जनवरी 1930 को क्या है पूर्ण प्रस्ताव यानी कि जो पूर्ण जो यहाँ पर आपका स्वराज दिवस मनाया भी गया था। तो इतनी चीज़ें जो यहाँ पर है आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या रही हुई। तो देखिए मालदीव की अगर राजधानी की बात करें बिल्कुल आसान है, माले आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है आधुनिक टाइम पर। आपके बोल रहे हैं मॉडर्न जो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है यानी कि वर्तमान में दिमित्री जो मेंडलीफ है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो हैं दिमित्री मेंडलीफ है, यानी कि 1869 में अपनी आवर्त सारणी इन्होंने प्रस्तुत की। और जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड रहे हुए थे इन्होंने 1911 में परमाणु की नाभिक की खोज की हुई थी। तो अगर आपसे कभी नाभिक की खोज पूछी जाए कब की हुई थी तो ये की हुई थी 1911 में, यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की हुई थी, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद 1932 जब आता है तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन कभी कभी सिंपल सा आपका ईयर भी पूछ लेते हैं ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मारियाना गर्त कहाँ पर स्थित है। देखिए मारियाना गर्त की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे आपका यहाँ पर बात करें डीपिंग पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट, यानी कि जो मारियाना गर्त है विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। और यह पश्चिमी प्रशांत सागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर दूर जो आपका पूर्व में स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह से बस पूछा जाएगा कि जो मारियाना गर्त है वो कहाँ पर स्थित है। तो मारियाना गर्त की अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का यहाँ पर
कितना अनुपात होता है। देखिए तो यहाँ पर जो अनुपात की बात करें तो 1/3 और न्यूनतम क्या होता है 40 आपका निश्चित होता है, यानी कि जो न्यूनतम विधानसभा में यानी कि जो सदस्यों की संख्या होती है वो 40% जो है आपकी न्यूनतम होती है। वहीं अगर अधिकतम की बात करी जाए तो वो आपकी 1/3 होती है, यानी जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं आपके जो विधान परिषद की अधिकतम संख्या होती है, यानी विधान आपकी मान लीजिए देखिए कोई जो आपका विधानमंडल होता है द्विसदनीय होता है, एक होती है आपकी विधानसभा, दूसरी क्या होती है आपकी विधान परिषद। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो विधान परिषद आपका होता है जो कि केवल 6 राज्यों में है, मान लीजिए 6 राज्य आपको बताने 6 राज्यों में है विधान परिषद, तो 6 राज्यों में है, तो उनमें जो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य की संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी आपके दोनों है द्विमंडली है, और यहाँ पर विधानसभा की सीटें मान लीजिए कि आपकी हो गई यहाँ पर कुल मैंने मानी यहाँ पर हो गई 60, तो जो विधान परिषद की संख्या होगी वो यहाँ पर न्यूनतम 20 रखी जाएगी, यानी कि 1/3 तो आपको रखनी ही है। तो विधान परिषद में 1/3 होती है न्यूनतम आपकी निश्चित होनी चाहिए, बाकी 1/3 आपकी रखी जाती है और 40 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। देखिए अगर आयरन की बात करी जाए कि आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो आयरन के लिए जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन सी होता है, एकमात्र आहार घटक है जो कि लोहे के अवशोषण को बढ़ावा देने के लिए आपका उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है। देखिए क्रिकेट टीम के कोच पूछे गए, सभी को पता भी होगा जो लोग क्रिकेट लवर हैं, वर्ल्ड कप भी चल रहा है आजकल सब लोग देख रहे होंगे, तो राहुल द्रविड़ जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि क्रिकेट टीम के कोच हैं वर्तमान में। फील्डिंग कोच की अगर बात करी जाए तो ये रामाकृष्णम श्रीधर रहे हुए थे। उसके बाद गेंदबाज और वहीं अगर गेंदबाजी कोच की बात करी जाए तो वो भरत अरुण यहाँ पर रहे हुए हैं। वर्तमान कप्तान जो हैं आपके वर्ल्ड कप में ये रोहित शर्मा है, सभी को पता है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है इस टाइम, और वर्ल्ड कप में देखिए इनका सेंचुरी भी हुआ था उस दिन, इस पाकिस्तान वाले मैच में भी 86 रन रहा हुआ था, सभी ने यूब देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला, तो महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से लावड़ी लोक नृत्य का संबंध है। इसके साथ साथ और जो नृत्य होते हैं महाराष्ट्र के उसमें लावड़ी आता है, कोली आता है, दिंडी आता है, धनगड़ी गाजा आता है और तमाशा आता है। तो ये सारे जो हैं ये महाराष्ट्र से ही संबंधित हैं। झारखंड की बात करें तो झूमर है, डोम कच्छ है, पाइका है, छऊ है, तो ये सारे क्या हैं झारखंड से संबंधित हैं, कई बार पूछे जाते हैं। गुजरात का है ये आपका डांडिया हो गया, गरबा हो गया, भवई हो गया, ये सारे गुजरात से संबंधित हैं। झूमर, तेजाजी, कच्ची घोड़ी या आपका काल बेलिया यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कई बार जो पूछा जाता है काल बेलिया, तो ये सभी क्या हैं ये राजस्थान से हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोगों को हर अपडेट चाहिए तो देखिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो दोनों के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाइए सब लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर से जुड़ जाइए, वहाँ पर हर अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो वो कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एनालिसिस है आपको यहाँ पर मिलता है, बाकी इसी तरह की सीरीज़ भी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है कि राउत नाचा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राउत नाचा एक आधुनिक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। देखिए राउत नाचा आता है और एक और छत्तीसगढ़ का पूछा जाता है वो होता है पंडवानी, यानी कि राउत नाचा हो गया, पंडवानी हो गया, ये दो नृत्य हैं छत्तीसगढ़ से जो कि काफ़ी संबंधित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होगा 10 वर्ष, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके आधार पर क्या होती है जनगणना की जाती है। और पहली जो जनगणना थी वो 1872 में करी गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। तो पहली जनगणना आपको याद रखनी है जो लॉर्ड मेयो के टाइम पर करी गई थी,
और जो पहली आधिकारिक गणना अगर आपसे कभी पूछी जाए, जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। और भारत में क्या था कि 1901 में हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती रही। जनगणना जो है आपकी 2011 से 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, यानी कि 1947 जब से देश आज़ाद हुआ तब से 7वीं हो चुकी है 2011 वाली, और पहले से आपकी काउंट करी जाए तो 11वीं हो चुकी है। जनगणना जो है आपका 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आज आपको थोड़े कम क्वेश्चन करवाए, ऑलमोस्ट 15 मिनट का वीडियो है क्योंकि थोड़ा अभी काम आ गया। बाकी कल से आपका रेगुलर वही आपका 20 मिनट अप्रॉक्स रहेगा, 22 मिनट। बाकी आप लोग जस्ट सपोर्ट दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू।